डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो इस क्लास में आप 2023 का सेट नंबर 7 यानी 2023 का जो सेट नंबर 7 है वो हल करेंगे। ठीक है, ईवी यानी सेट नंबर 7 और ईवी दिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी ये बताना है। ये ऑप्शन दिए हैं कौन सा युग्म, कौन सा पेयर है जो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है वो है 18 और 25। सर बी ऑप्शन है वो दिया है 5 और 15, 5 और 15। सी ऑप्शन है वो दिया है 7 और 21। और डी ऑप्शन है वो दिया है 31 और 93, 31 और 93। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी होती है जिनका मासा एक हो। ठीक है, जिनका एचसीएफ एक है। इन दोनों का मासा अगर निकालेंगे तो कितना? एक ही आएगा, यानी 18 के फैक्टर क्या होंगे? 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, 1 भी लगा लेंगे। 25 के फैक्टर 5 गुणे 5। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो सहवास संख्याओं का पेयर वही होता है सहवास, यानी जिसका मासा एक हो। तो इसका मासा कितना? एक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मासा देखो, ये 5 से कट रही दोनों, तो इसका ऐसे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके 5, इसके फैक्टर क्या होंगे? 5 गुणे 1, इसके 5 गुणे 3 गुणे 1, इसका फैक्टर यानी कॉमन कितना हो जाएगा? 5। तो ये तो नहीं होगा, यही पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको याद रखना है सहवास संख्याओं का पेयर वो होता है जिनका मासा एक हो। ठीक है, लेकिन इसके आंसर शीट में ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर ये नहीं है, क्योंकि इनका तो ऐसे भी 31 हो जाएगा, 31 से कट जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ऑप्शन में यही दिखा रहा है, वो गलत मिसप्रिंट हुआ है, तो ये आंसर करेक्ट है। और इसके बाद में दूसरा दिया है, सेकेंड नंबर दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो 144 है, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने, फैक्टर कर लेने, इस साइड में कर लेंगे। 144 के फैक्टर कर लें आप। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 ने 18, और फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। 2 की घातें कितनी आ गई? 1 2 3 4 इंटू 3 की पावर कितनी आई है? 2 आई है। ठीक है, तो ये तो अभाज्य संख्या है, इनकी घातों का योग पर पूछा है। तो घातों का योग कितना होगा? घातों का योग, योगफल, घातों को जोड़ लेंगे, 4 घात 2 घात 6 घात हो जाएगा, यानी घातों का योगफल 6 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला दिया है इसके बाद में अगला दिया है यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस यम वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे समीकरण जो दिए वो लिख लेंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले समीकरण दी है x माइनस 2y बराबर 3, ये पहली समीकरण हो गई। और दूसरी समीकरण दी है 3x प्लस यम वाई और बराबर में दिया है 1। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक, जो x के साथ में गिनती होती है हमारा a1 b1 c1 होता है। ठीक है, यहाँ पे x के साथ में ये दूसरी समीकरण है a2 b2 या c2 हो जाएगा। तो अद्वितीय हल की कंडीशन में हमारा फार्मूला होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल में क्या होता है? a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब मान डाल देंगे, a1 कितना है? यहाँ पे x के गुणे में कुछ नहीं तो 1 तो है 1। यहाँ पे कितना है? x के गुणा में 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 यानी y के साथ में कितना है? माइनस का 2 है, अपान यहाँ पे y के साथ में कितना है? 2, मतलब दूसरी समीकरण का देखना है, यम है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यम की 1 से करेंगे तो यम हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 3 और 2 की गुणा कर देंगे, माइनस का 3 दूनी 6, तो ये आंसर हो जाएगा यम बराबर माइनस का 6। और ये ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला दिया है 2x प्लस 3y और
कितना दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18, पहली समीकरण है, और x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। इसको चाहे किसी मेथड से आप हल कर ले जो आपको आता हो, ठीक है। तो चौथा प्रश्न जो दिया है, समीकरण दी है 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण 1 हो गई। और दूसरी दी है x माइनस 2y, x माइनस का 2y बराबर में दे रखा है 2, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है। तो विलोपन से ही हल कर लेंगे। विलोपन में क्या होता है, ये x को या y को बराबर करना होता है, तो चाहे x को ही बराबर करो, अगर इसको हम 2 से गुणा कर लें तो ये भी 2x बन जाएगा, ऊपर तो 2x है ही। तो पहले वाली चाहे लिख लो, चाहे आप गुणे करके लिख लो, दोनों को लिखना है, ठीक है। तो अब पहले उतार लें, 2x प्लस 3y बराबर 18, इसको 2 से गुणा करेंगे, पूरी समीकरण में गुणा होगी, 2x माइनस यानी 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। अब लिखेंगे घटाने पर जब भी जो बराबर तुमने जो x या y जो जिसको भी बराबर करो उसके अगर एक जैसे निशान है तो लिखा जाता है घटाने पर। अगर एक प्लस एक माइनस होता है यहाँ पे तो लिखते जोड़ने पर, ठीक है। घटाने पर लिखते तो निशान नीचे पदों के बदल जाते हैं। 4 एक कैसा है, प्लस का है, माइनस का कर देंगे, 4y माइनस का है, प्लस का कर देंगे, चेंज करना होता है घटाने पर। 2x प्लस का है, माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। और जो बदले वो निशान मानिए 3y ये भी प्लस का, 4y ये भी प्लस का, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 3 7y बराबर 18 में से 4 जाएगा, 18 14 बचेगा, तो 7 से सीधे काट सकते, 7 दूनी 14, तो y का तो मान आ गया, y का मान कितना आ गया 2। अब y का मान चाहे आप 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो y का मान समीकरण जो आपको सरल है उसमें रख सकते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 2 दे रखा है, तो x माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है 2 है बराबर 2, तो x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2 हो जाएगा। 4 माइनस का 2 तो जाएगा तो प्लस का बनेगा, x बराबर 2 प्लस 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो किसी आप ये आंसर आपके सही है, x बराबर 6 होगा, y बराबर 2 होगा। तो किस ऑप्शन में ये दिया है x बराबर 6 और y बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है x बराबर 6 और y बराबर 2, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया प्रश्न 5वां, प्रश्न नंबर 5 दिया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 1 तथा kx प्लस y बराबर k स्क्वायर के अनेक हल होंगे। यानी अनेक हल के लिए बोल रहा है, तो समीकरण लिख लेंगे x प्लस ky और बराबर में कितना 1 है, ये पहली समीकरण हो गई। और दूसरी समीकरण दी है kx और प्लस का y बराबर k स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 2 हो गई। और बोला है अनेक हल, तो अनेक हल के लिए कंडीशन होती है अनेक हल, चूंकि अनेक हल होंगे अनेक हल में क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखो c का मान या तो इस साइड में होना चाहिए दोनों में, या तो उस साइड में हो, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक इधर है तो दूसरे को भी इधर करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें दोनों तरफ बराबर में दिया है तो सही रहेगा, ठीक है, एक साइड में होना चाहिए। अब मान डाल देंगे a1 मतलब पहले ये a1 है, ये हमारा ये a1 b1 ये c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया। मान डाल देंगे तो a1 कितना 1 है, यहाँ पे k है बराबर b1 कितना है k है, और b2 कितना है यहाँ पे कुछ गिनती दे तो 1 है बराबर c1 यहाँ पे 1 है, c2 कितना है k स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी दो को आप हल कर लें, चाहे इतने को ही हल कर लें, इतने को हल कर लें, चाहे पहले तीसरे को हल कर लें, चाहे इसको हल कर लें, ठीक है। के कमान आ जाएगा तो पहले दूसरे को हल करेंगे, यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, तो लिखेंगे 1 बटे k बराबर k प्लस अपान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 1 की गुणा 1, घात हटती तो क्या लगता है उधर अंडर रूट लग जाएगा, k बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो k बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन जब भी वर्गमूल आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस में आंसर देना होगा, तो k का मान क्या होगा प्लस का 1 भी हो जाएगा और माइनस का 1 भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका प्लस माइनस 1 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न नंबर 6 और वो दिया है यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का मान होगा, यानी 1/x² - 2 और बराबर 1/7 दिया है और हमें निकालना क्या है, x का मान पूछा गया है। तो अब सिर्फ तिरछी गुणा कर लेंगे, 1 से गुणा करेंगे इसकी, यही आ जाएगा x² - 2 बराबर 7 कम 7, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो x² बराबर 7 प्लस 2 हो जाएगा। तो x² बराबर 7 और 2 9 बनेगा। तो घात छोड़ेंगे उधर अंडर रूट लगेगा और फिर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 1 + -3। तो ये किस ऑप्शन में है, x का मान सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, +-3, ये आंसर आपका हो जाएगा x का मान। और अगला प्रश्न यह है प्रश्न नंबर 7, ये दिया है व्यास AB एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक होगा, यानी एक वृत्त बना लेंगे, ये वृत्त हो गया, ठीक है। और एक व्यास बोला है, व्यास सेंटर से, केंद्र से तो लाइन निकलती है व्यास होता है, तो ये व्यास हो गया, ठीक। और बोला है व्यास AB, ये A है और ये B है और वृत्त यानी केंद्र, इसका केंद्र ये है, सो O मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ के बिंदु दे दिए हैं, निर्देशांक 2, -3 ये दे दिया है और इसके बाद में B के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4 और यहाँ पर के निर्देशांक पूछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देशांक हम मान लेंगे x, y, मान लिया हमने x है, दूसरा y है, ठीक है। अब यहाँ पे मान निकालना है निर्देशांक, तो A के निर्देशांक इसके मान निकाल लें, ठीक। तो यहाँ पे मान डाल लेंगे, होता है, देखो ये तो हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2। साइड के जो मान होते हैं वो x1, y1, x2, y2, बीच में जो होता है, ठीक है, वो x का मान होता है, y का होता है। अब चूंकि ये O मध्य बिंदु है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो पूरा ये मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी O क्या है, मध्य बिंदु है। चूंकि O AB का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के फार्मूला लगा लेंगे, तो मध्य बिंदु के फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2 बटे 2। तो x कितना दे रखा है, 2 दिया है, बराबर x1 कितना है, x है, x2 कितना है, 1 है और बटे में कितना, 2। तिरछी गुणा कर, अपान में 1 तो कर ही सकते हैं, सब में कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जरूरत पड़े तिरछी गुणा करेंगे, 1 से करेंगे तो यही आएगा x + 1 बराबर 2 दूनी 4, एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, x बराबर 4 माइनस का 1, तो x और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक हमारा निर्देशांक निकल के आ गया 3। अब दूसरे को y को हल कर लेंगे, तो y का फार्मूला होता है y बराबर y1 + y2 और डिवाइड में 2। तो y का मान दे रखा है -3 है, बराबर y1 का मान y ही है और y2 का मान 4 है, बटे में 2। फिर यहाँ पे बटे में 1 करके तिरछी गुणा कर लेंगे, तो y + 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6, तो y बराबर -6 और 4 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा। जब सेम दिशा में होते हैं संख्या जुड़ जाती है तो माइनस की है तो माइनस का 10 बन जाएगा, y बराबर -10। तो ये निर्देशांक हो जाएंगे, x का मान 3 y का 10, यानी a के निर्देशांक जो होंगे, a के निर्देशांक x y माना है, तो x का मान कितना 3 है और y का मान कितना है, -10 है। तो ये हो जाएगा, ये देखो किसी ऑप्शन में दिया है 3 और -10, 3 और डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 दिया है 3x² - 12x और प्लस k बराबर 0, के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। समीकरण दे रखी है
3x² और माइनस का 12x और प्लस का k बराबर 0, ठीक है। और पूछा है मूल, और कहा है मूल बराबर, क्योंकि मूल कैसे बराबर है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते तो फार्मूला वहां पे बनता है b² - 4ac बराबर 0। जब भी कभी इस तरह प्रश्न आया कि मूल समान है या बराबर है तो b² - 4ac बराबर 0। b क्या होता है, ये आपका a का मान होता है, a ये b का मान होता है, ये c का मान होता है। वैल्यू अप्लाई करेंगे, b² है, b का मान -12 है तो -12 को 2 टाइम लिख लो क्योंकि हाथ 2 लगी हुई है, माइनस फिर 4ac, 4 a का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है k है, 4ac हो गया बराबर का 0। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 12 गुणा 144, ये गुणा करिए 4 3 12 के हो जाएगा बराबर 0। तो 144 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का 12 के और बराबर 144 प्लस का है, कोई निशान नहीं लगा तो प्लस का माना जाता है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 12 से काटेंगे, 12 1 12, 12 दूनी 24, तो k का मान कितना आ जाएगा 12 आएगा। तो राइट आंसर इसका 12 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है k बराबर 12, ए ऑप्शन में दे रखा है k बराबर 12, पहला विकल्प आप सही है। और अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, ठीक है, परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान न हो कहलाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, या तो आंसर आप गलत मानना होगा या तो क्वेश्चन को गलत मानना होगा। क्या होता है, अगर देखो आकार समान है तो आपको समझा रहे, अगर आकार समान है, आकार समान, ठीक है, तथा आमाप भी समान हो, आमाप मतलब उसकी नाप, उसके जो माप है, मान है वो भी बराबर हो, माप समान, जब ये चीज होती है तब वो सर्वांग सम होता है। कैसे होते हैं, सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी सभी अंग समान, ठीक है, जब उसके आकार भी बराबर होगा और उसके मान भी बराबर होंगे तब तो सर्वांग सम होगा। लेकिन इस प्रश्न में दे रखा है आकार तो समान बोला है, आकार बोला है समान, और तथा आमाप बोला है समान नहीं, आमाप समान नहीं, समान नहीं, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है तो वो सब कैसे होते हैं, सर्वांग सम तो होते नहीं है, सर्वांग सम का मतलब सभी अंग सभी मापे बराबर, आमाप बराबर नहीं है तो वो कैसे होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो ऐसे में तो आपको सर्वांग सम दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रश्न में ये है, तो अगर आपको ध्यान रखना है, अगर माप उसकी बराबर नहीं है तो समरूप होगा, ठीक है, अगर माप भी बराबर हो तब सर्वांग सम लिखेंगे आप, ठीक है। इसमें आंसर में सर्वांग सम लिख रखा है, लेकिन ये होना क्या चाहिए, समरूप होना चाहिए। देखो जैसे आपका ये ट्रायंगल है, छोटा है, ठीक है, ये हमने बड़ा बना दिया तो ये कैसा है, ये समरूप है, देखने में तो एक है लेकिन ये मान लो एक है, ये बड़ी है ना 2 है, तो माप बराबर नहीं है, देखो समान आकार और आमाप समान नहीं, तो कैसे होंगे, ये समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये सर्किल मान लो यहाँ से तक 2 है और दूसरा सर्किल भी 2 है, ठीक है, ये देखो आकार भी समान है, ठीक, शेप भी बराबर है और आमाप भी समान है, ठीक, जब इसकी 2 है इसकी 2 है तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जिस तरह से प्रश्न है वैसे टिक करना है, और तो इसका आंसर वैसे समरूप होगा, ठीक है। अगर जो प्रश्न को अगर सही मानते हैं आप, समान नहीं अगर मान रहे तो समरूप होगा, अगर नहीं हटा दिया जाए समान माना जाए तो सर्वांग सम होगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, संगत, प्रश्न नंबर 1 तो 10 है, संगत भुजाओं में अनुपात, भुजाओं में अनुपात, संगत भुजाओं में अनुपात दिया है 3:5। तो आपको याद रखना है जब भी कभी भुजाओं का रेशियो दिया होगा, क्षेत्रफल में बात पूछे तो आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है, भुजा स्क्वायर हो जाता है, जिसका स्क्वायर कर देंगे यानी 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 9:25, ये आंसर आपका हो जाएगा।
कभी कभी क्या होता है क्षेत्रफल दिया होता है, भुजाओं में पूछा जाता है तो आपको वर्गमूल निकालना है। क्षेत्रफल दिया होता है 9 और 25, तो उसका वर्गमूल भुजाएं कितनी हो जाती 3 और 5 हो जाती। और प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्रश्न नंबर 11 दिया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी हो तो वह त्रिभुज होगा। यानी भुजाएं दे रखी हैं त्रिभुज की, 3 सेमी है और 4 सेमी है और 5 सेमी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस तरह भुजाएं दी हो तो आपको क्या करना है, बड़ी भुजा का स्क्वायर कर लें एक साइड में, बड़ी भुजा का यदि 5 है इसका स्क्वायर कर लेंगे, और छोटी भुजा है उनके भी स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 3 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, यहाँ पर देखो योगफल इसके बराबर होता है, ठीक है। 16 9 25 हो जाएगा, यानी 25 बराबर 25 इक्वल आ गया। जबकि कभी यानी बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो वहां पे वो समकोण त्रिभुज होता है। कैसा होता है, समकोण होता है, समकोण, ठीक है, यानी 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये दिया है समकोण त्रिभुज, पहला दिया है यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाठ्यक्रम प्रमेय में आपने पढ़ी होगी, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण बड़ा सबसे होता है, बड़ी भुजा होती है, तो 5 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के योगफल के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेमी तथा 15 सेमी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजाओं का, भुजाएं तो बराबर नहीं होती है लेकिन संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। कहने मतलब आपको समझा दिए, समरूप से मान लो ये है, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है, तो ये समरूप हो सकता है, यानी समरूप है, समरूप मतलब देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये इनका क्या होगा, ये भुजा इनका अनुपात बराबर होगा। मतलब इसको मान लो ए, इसको ए बी सी मान लें अगर, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। आकार से एक जैसा है, देखने में एक जैसा लग रहा है, तो आकार समान है, माप बराबर नहीं है, ये छोटी है ये बड़ी है, ठीक है, लेकिन इसका भुजाओं का रेशियो होता बराबर होता है, यानी ए बी और बटे पी क्यू बराबर ये वाली भुजा बी सी बटे क्यू आर बराबर ये वाली भुजा ए सी और बटे में पी आर, ये बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इस भुजा के बटे ये भुजा ये, ठीक है, और ये वाली भुजा ये अनुपात बराबर होता है। तो फिर इसके परिमाप दे रखे हैं, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़, एबीसी का मान दिया है और पी क्यू सबका जोड़ दिया है, तो लिख लेंगे परिमाप दिया है कि परिमाप कितने दिए हैं, त्रिभुजों के परिमाप, त्रिभुजों के परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, एक तो दिया है 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 15 सेंटीमीटर है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कभी समरूप त्रिभुज के परिमाप दिए हो, ठीक है, तो उनका जो अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। यानी भुजाओं में जो अनुपात होगा, भुजाओं में अनुपात जो होगा वो इन्हीं के अनुपात के परिमाप के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो में सिंपलीफाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15। अगर भुजाओं में रेशियो निकालना होता तो 2:3 हो जाता, ए बटे बी पी बटे क्यू का मान निकालना होता तो 2/3 हो जाता, यानी 2:3 हो जाता, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए पीछे आपने एक सॉल्व किया है कि क्षेत्रफल जब भी होता है तो हम भुजा जो होती है, भुजाएं है ना, इसको वर्ग कर देते हैं, 2 का इधर वर्ग हो जाएगा और ये 3 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4 बनेगा, तो 3 की 9, तो 4:9 ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 13 दिया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cos थीटा का मान होगा। ये tan थीटा का मान दे रखा है
8/15 और हमसे निकालने के लिए बोला है कॉसेक थीटा का मान, ठीक है। चाहे फार्मूले के यूज से भी लगा सकते हैं और डायग्राम से भी बना सकते हैं आप, डायग्राम से आसान रहेगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो पहले देखो आपको याद रखना है tan वर्ग होता क्या है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये 8/15 दिया है। tan वर्ग क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। और तीन चीजें त्रिभुज में, तीन चीजें होती है, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। जो भुजा नहीं दी होगी वो निकाल लेंगे। तो आपको ये, आपने ये तो पढ़ी होगा लाल बटे कक्का, अगर नहीं पढ़ा तो याद कर ले, लाल बटे कक्का, ठीक है। ये लंब, ये मतलब लंब, ये मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसके अपोजिट जो होते हैं ये कॉसेक होता है, कॉसेक कर्ण बटे लंब। ये सेक होता है कर्ण बटे आधार। ये कॉट होता है आधार बटे लंब। तो आपको जो मान दिया गया tan का दिया गया, tan बराबर ऊपर से पढ़ेंगे लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब दिया है, आधार दिया है, क्या नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया। तो कर्ण निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। मान डाल देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। इसका मतलब 15 को 15 से गुणा कर देंगे, प्लस लंब स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 8 है 64 बनेगा। अब ये कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 2 8 289 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर, पावर हटाएंगे उधर स्क्वायर रूट लगेगा, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो कर्ण कितना आ गया, 17। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो आसानी से अब कोई आप निकाल सकते हैं। अगर इतना आपने हल कर लिया तो कोई जो पूछा जाए निकाल देंगे। कॉसेक बताना है तो होता है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, वैल्यू पुट करेंगे तो कर्ण कितना है आपका 17 है और लंब कितना है, लंब 8 है। तो 17/8 ही आंसर आपका हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में दिया है 17/8, 13 का 17 ऑप्शन नंबर ए, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रश्न में 14 दिया है, ये 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा, यानी ये दे रखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ठीक है। तो थीटा बराबर ये फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। तो 2 को पहले उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, cos 3 थीटा बराबर, ये गुणे में है तो उधर बटे में जाएगा 1/2, ठीक। अब इधर अगर cos है तो उधर भी cos के रूप में हमें लिखना है, क्योंकि cos cos कैंसिल करेंगे तभी हमारा थीटा निकलेगा। तो हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर, cos में कितने डिग्री का मान ये 1/2 होता है, cos 60 का होता है। कितने का, cos 60 का। आपको टेबल भी याद होगी, नहीं याद है तो आपको याद करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। cos 60 का मान 1/2 होता है, cos से cos कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 3 जाएगा बटे में जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 के बटे में 3, सिंप्लीफाई कर 3 दूनी 6, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 13 का, 14 का है ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 20 डिग्री। और 15 नंबर दिया है, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो परिधियों में अनुपात दिया है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात बराबर, अनुपात दे रखा है कितना है, 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। तो परिधियों, परिधि को बोलते क्या है, 2πr, परिधि का फार्मूला 2πr होता है। तो 2πr, ठीक है। दो वृत्त हैं क्योंकि दो मान दिए हैं, दूसरे का भी मान फार्मूला तो वही रहेगा 2πr, लेकिन हम चूंकि दो वृत्त हैं तो हम यहाँ पे पहले को 1 कर लेंगे, दूसरे को 2 लगा लेंगे, ताकि पता चले ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, ये दूसरे वृत्त की। इसका मान कितना, 3/2 दे रखा है, ठीक है। 2π से 2π कट गया, तो ये हो जाएगा r1/r2, ये इसका मान कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, जब पूछा गया इनके
यहाँ पे है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिखेंगे वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी यही होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर 1 लगा देंगे, कोई पहले की त्रिज्या ये दूसरे की त्रिज्या, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं r1 बटे r2 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना 3 बटे 2 है, 3 बटे 2 का हमें स्क्वायर करना होगा, कितना 3 दिया 9 बटे में 4, तो अनुपात में लिखेंगे तो 9:4, ये अनुपात हो जाएगा क्षेत्रफलों में, तो 9:4, ये ऑप्शन नंबर डी दिया है, डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी दो अर्धगोलों को जोड़ा गया, त्रिज्या बराबर है, मान लो ये अर्धगोला था, ठीक है, इसी के बराबर इसी आधार से दूसरा जोड़ दिया, ये पूरा जोड़ दिया, ये ऐसे दूसरा जोड़ दिया, ठीक है। तब दो अर्धगोलों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक गोला बन जाएगा, ठीक है। दो अर्धगोलों को जोड़ने पर एक गोला बनेगा, एक पूरा गोला बनेगा, ठीक है, एक पूरा गोला बनेगा। आपसे पूछा है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या r थी तो वहां पे r ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 पाई आर स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और इसके साथ में ही अगला भी दिया है, आप समझ लें 17 नंबर, उसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप आपने समांतर माध्य यानी माध्य पढ़ा, माध्यिका पढ़ा, बहुलक पढ़ा, लेकिन लास्ट में दिया डी मानक विचलन, ठीक है। तो डी मानक विचलन तो ये नहीं है केंद्रीय प्रवृत्त की माप, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी मानक विचलन जो है मानक विचलन, ठीक है। ये केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं, विचलन होता है, लेकिन यहाँ पे विचल लिख गया है तो यहाँ पे विचलन होना चाहिए, ठीक है, मानक विचलन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। और अगला दिया है प्रश्न नंबर 18, उसमें हुआ 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, यानी 1 से लेके 9 तक प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका समांतर माध्य पूछा है। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, संख्या पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9, अपान में 1 से 9 तक 9 संख्याएं होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगी। अब टोटल कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 15 21 21 और 7 21 और 7 28 28 और 8 28 36 36 और 9 36 और 45 हो जाएगा, तो 45 जोड़ हो गया, बटे में कितना 9 है, तो 9 से काटेंगे 9 बचे 45, इसका जो माध्य होगा, माध्य को इस निशान से दर्शाते हैं समांतर माध्य को 5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो x बराबर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न नंबर 19 दिया है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा, ठीक है, यानी माध्यिका दे रखी है और माध्य दिया है, बहुलक पूछा गया है। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य,
ये फॉर्मूला। अब मान डाल लेंगे, तो बहुलक पूछा जा रहा है तो बहुलक को उतार लेंगे। 3 कोई निशान नहीं तो यहाँ पे गुणे का साइन। माध्यिका कितनी है 16 है, -2 इंटू माध्य कितना है 15 है, तो ये 16 48 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना आएगा, 48 में 30 जाएगा 18 बचेगा। तो बहुलक कितना हो जाएगा 18, नहीं बहुलक जो है वो 18, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया 20 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, 1 से लेके हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी संख्याओं की माध्यिका निकालनी है, यानी मीडियन निकालना है। माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं, माध्य अलग होता है, माध्यिका और ये माध्यक लिख रहे हैं, ये एक ही चीज है माध्यक, ठीक है। माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखा होना चाहिए, ये तो आरोही क्रम में है, 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पर देखेंगे n का मान कितना है, 1 2 3 4 पहले 10 अंक है, 10, ये 10 सम है कि विषम है, सम है। 2 से कट जाता है वो सम होता है, 2 से ना कटे वो विषम, तो सम है। तो सम का फार्मूला लगाएंगे, यानी माध्यिका बराबर ये होता है 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, ठीक है, वां पद, ये फार्मूला सम का होता है, ठीक है। तो सम है तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी क्या टीचर लोग क्या करते हैं, इसके बटे में 2 लगवा देते हैं, चाहे आप 2 यहाँ पे लगाए चाहे आप यहाँ पे 1/2 कर ले, वो एक ही चीज है, ठीक है, सेम है बिल्कुल। तो 1/2 n की जगह मान डाल लेंगे, कितना है 10 है, तो 10/2 ये वां पद हो जाएगा, तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस ये 10/2 प्लस 1 वां पद, ये चलता रहेगा। फिर 1/2 ये 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, ये कौन सा पद आ जाएगा 5वां पद, ये 5वां पद प्लस ये 5 हुए 6वां पद, ठीक है। आपको इसमें याद रखना, इधर जितना मान आएगा उससे ज्यादा आएगा, इधर 4 तो इधर 5 होगा, 5 तो 6 होगा, 6 तो 7 होगा। अब मान देख लेंगे 1/2, 5वां पद, जैसे 5वां पद काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5वां पद का मान 5 है, प्लस 6वां पद कितना 6 है, 6 है। तो अब इसको जोड़ देंगे, तो ये बनेगा 1/2 गुणे 6 5 11 हो जाएगा। तो 2 से 11 को भाग करेंगे, 2 पंचे 10 और पॉइंट लगा 2 पंचे 10, तो माध्यिका होगी 5.5, ये आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी दिया है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट है। तो ये तो आपने फार्मूला पढ़ा, सम के लिए ये होता है, ठीक है। विषम का भी आपको बता दें, अगर कभी जरूरत पड़ जाए, विषम n का मान विषम हो, विषम का तो आसान होता है, तो माध्यिका बराबर n प्लस 1 अपान वां पद, ठीक है, या वे पद का मान या वां पद, खाली इतना ही हल किया जाता है। अगर ये मान विषम होता, लेकिन ये सम था इसलिए हमको इतना हल करना पड़ा। विषम का ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगले क्लास में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।